एपिसोड 271 टू 280। और अब वह ये भी सोच रही थी कि तान परिवार के लिए क्या उपहार लाए। कुछ भी उचित नहीं लग रहा था। उन्होंने उनकी इतनी मदद की थी, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकती थी। लिन के पिता ने सुझाव दिया, बच्चों को कुछ अतिरिक्त शुभ धन क्यों न दिया जाए, फिर वे जो चाहे खरीद सकते हैं। नहीं, लिन की मां ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर हम उन्हें शुभ पैसे देंगे, लेकिन अगर हम ज्यादा दे देंगे तो जिनियन उसे वापस कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने कुछ दिया ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें नए साल के लिए कुछ उपहार खरीदने चाहिए। हम उनकी दयालुता को याद रखेंगे और अगर भविष्य में कभी उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो हम उनका एहसान चुका देंगे। लिन के पिता ने इस बारे में सोचा और मान गए। फिलहाल तांग परिवार का कारोबार अच्छा चल रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। उन्हें पैसे या कुछ और देना उचित नहीं होता। वे जो भी देते तांग परिवार उसे लौटा देता तो फिर क्या फर्क पड़ता। इसलिए लिन परिवार ने इस एहसान को हमेशा याद रखने और एक दिन इसका बदला चुकाने का फैसला किया। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। अपने गृहनगर में लगभग 10 दिन बिताने के बाद लिन परिवार किनगोन लौटने वाला था। लिन येले की पढ़ाई के साथ साथ उसकी मां को अपनी बेटी के स्वास्थ्य की भी चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं दवाइयां खत्म न हो जाएं, और हर दिन एक पैकेट कम होने पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका दिल धड़कना बंद कर दे। घर लौटने का समय आ गया था, अन्यथा वह इस जगह पर चिंता से मर सकती थी जबकि बाकी सब ठीक थे। जब वे किनगोन लौटे तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने सभी परिवारों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर जाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने घर के ठीक सामने रहने वाले शु परिवार को, फिर चेन परिवार को। अंत में सभी ने मिलकर तांग परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। अब उनके रिश्ते काफी अच्छे हो गए थे। लौटने के बाद वे महजोग खेलने, बातें करने और हंसने के लिए भी इकट्ठा हुए। ये बहुत सुखद था। ये तांग परिवार में रेनली का पहला नववर्ष था। वह शांत स्वभाव की और बुद्धिमान थी। शहर से होने के बावजूद वह ग्रामीणों को नीचा नहीं समझती थी। गांव में वह हर किसी का मुस्कुराकर अभिवादन करती थी, चाहे वह उन्हें जानती हो या नहीं। इसी वजह से इतने कम समय में वह लगभग सभी ग्रामीणों से परिचित हो गई थी। बेशक वह अतीत की बातें, जैसे कि सांग जिलान से जुड़ी बातें, कभी नहीं उठाती थी। वह किसी तरह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। अब वह झांग शियानकाओ के साथ रसोई में व्यस्त थी। दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। झांग शियानकाओ एक साधारण ग्रामीण महिला थी, सरल और भोली। उसने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया था। शुरुआती वर्षों में उसने बहुत कठिनाइयां झेली थीं, लेकिन अब उसका जीवन सुखमय था। तांग जिजुन उसका और सिसी का बहुत ख्याल रखता था, हमेशा उन्हें ही प्राथमिकता देता था। परिणामस्वरूप झांग शियानकाओ का मन शांत हो गया क्योंकि वह आभारी थी। वह तांग जिजुन और ईश्वर दोनों की आभारी थी। भले ही रेनली कुछ ही दिनों के लिए परिवार का हिस्सा थी, लेकिन तांग जिनियन की तरह ही वह अपनी इस बड़ी भाभी का बहुत सम्मान करती थी। रेनली दूसरों की सद्भावना को महसूस कर सकती थी, इसलिए जब तक लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते वह भी उनके साथ और अच्छा व्यवहार करती। यही कारण था कि वह झांग शियानकाओ को अपनी बहन मानती थी। वह अपने परिवार के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी। अब तांग परिवार के लोग ही उसका परिवार थे। अगर किसी ने उसके परिवार को धमकाने की हिम्मत की तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। वे दोनों रसोई में बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, जबकि तांग युक्सिन घर में अपनी जड़ी बूटियों को व्यवस्थित कर रही थी। छोटी सिसी भी उसकी मदद कर रही थी। सिसी बचपन से ही उसकी सहायक रही थी, इसलिए वह एक कुशल नन्ही औषधि प्रशिक्षु की तरह थी। जब वह छोटी थी तो उसे सांपों से डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई और उन्हें अधिक बार देखने लगी, उसे उनकी आदत हो गई और अब उसे उतना डर नहीं लगता था। जब तीनों परिवार पहुंचे तब तक तांग परिवार ने सब कुछ तैयार कर लिया था। मेज पर चिकन, बत्तख, मछली और मांस के व्यंजन सजे हुए थे। कुल 2 मेजें थीं, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाओं और बच्चों के लिए। भोजन के बाद मनोरंजन के लिए महजोग की मेज भी लगी हुई थी। जब तांग युक्सिन ने मेहमानों को देखा तो उसने आखिरकार अपने कपड़े बदले और छोटी सिसी के साथ बाहर आ गई। अपने बच्चों से भी छोटी प्यारी सी सिसी को देखकर सभी पिता उसके गालों को चुटकी काटकर और सिर थपथपाकर उस पर प्यार बरसाने लगे। उसे मिलने वाले लाल लिफाफों की कोई गिनती नहीं थी। तांग युक्सिन को भी कुछ मिले। उसे कुल 6 लाल लिफाफे मिले। इस बार तो उसे वाकई बहुत फायदा हुआ था। लिन की मां ने विशेष रूप से हर्बल चाय के बारे में पूछा। लिन ने बिना किसी झिझक के उनके सभी सवालों के जवाब दिए। यह एक प्राचीन नुस्खा है।
यह महिलाओं की ऊर्जा और रक्त को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि ये किशोरियों के लिए सबसे उपयुक्त है। बड़े होने पर उन्हें दूसरे नुस्खे की जरूरत पड़ेगी। तब तक उन्हें इसे बार बार पीने की जरूरत नहीं होगी। इस हर्बल दवा में कुछ औषधीय गुण होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विषाक्तता भी होती है। ये सुनकर लिन की मां समझ गई। तो यह एक प्राचीन नुस्खा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दशकों से अभ्यास कर रहे अनुभवी चीनी चिकित्सक भी ये पता नहीं लगा सके कि वास्तव में इसमें कौन सी जड़ी बूटियां थीं। तो क्या इस हर्बल चाय से लीले सामान्य हो जाएगी? लिन की मां ने तांग युक्सिन से दोबारा पूछा। अब तांग युक्सिन के शब्द न केवल लिन यिले के लिए पुष्टि थे, बल्कि उसके लिए एक दिलासा देने वाला आश्वासन भी थे। प्लीज चिंता मत कीजिए लिन आंटी, वो अब बिल्कुल ठीक है। तांग युक्सिन जानती थी कि लिन की मां क्या जानना चाहती है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया। बस आगे सावधानी बरतनी होगी, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तभी लिन की मां को राहत मिली और फिर वह रसोई में मदद करने चली गई। पुरुष आपस में बैठकर शराब पी सकते थे और ताश खेल सकते थे, लेकिन महिलाओं को रसोई में व्यस्त रहना पड़ता था। इसके अलावा उसे महिलाओं से बहुत सी बातें साझा करनी थीं, अन्यथा उसे घुटन महसूस होती। तांग युक्सिन ने लिन की मां की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। मां होना वाकई बहुत अच्छा होता है। मां का होना वाकई बहुत अद्भुत है। पिछले जन्म में जब उन्हें पहली बार मासिक धर्म हुआ तो वे लगभग मौत से डर गई थीं। क्या उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि मासिक धर्म के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्होंने बिना किसी बात पर ध्यान दिए ठंडे पानी से स्नान किया और ठंडे पे पिए। परिणामस्वरूप बाद में उन्हें गंभीर मासिक धर्म पीड़ा झेलनी पड़ी। डॉक्टर बनने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या हुआ? रेन ली पास आए और तांग युक्सिन का चेहरा चुटकी से दबाया। क्या तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि दूसरों की माताएं अच्छी हैं? हाँ, तांग युक्सिन ने जवाब दिया और फिर पर्दा खींचने चली गई। वह इस बात का ध्यान रख रही थी कि कहीं वह डर के मारे पर्दा तोड़ न दे, इसलिए उसने सावधानी बरती। अच्छी मां का होना वाकई बहुत अच्छा होता है। तांग युक्सिन ने अपना सिर झुकाया और दोहराया, मां का होना वाकई बहुत अच्छा है। शरारती बच्ची, रेन ली ने तांग युक्सिन के माथे पर उंगली मारी। तुम्हारी मां यही तो है। तुम्हें जो भी चाहिए मां तुम्हें देगी। आओ मां तुम्हें गले लगा ले, रेन ली ने प्यार से कहा और तांग युक्सिन को गले लगा लिया। लेकिन तांग युक्सिन ने तुरंत उसके पंजों को हटा दिया। मेरे बालों को खराब मत करो, तांग युक्सिन ने अपने बालों को संवारते हुए कहा। पिछली बार तुमने मेरे बालों को शेर की गर्दन के बालों जैसा बना दिया था। लोगों को लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। उपमा सुनकर रेनली इतनी जोर से हंसी कि उसे अपना पेट पकड़ना पड़ा। और तांग युक्सिन ने पीछे मुड़कर रेनली को कुछ देर तक घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगी। मुझे बहुत दुख हुआ। रेनली की आवाज में भले ही हंसी थी, लेकिन उदासी की एक हल्की सी झलक बाकी थी। उसने एक अच्छी सौतेली मां बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने विचार और राय बना लेते हैं। तांग युक्सिन ने लगभग झुंझलाते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें मां कैसे कह सकती हूँ? मैं तुम्हें बहन ही कहूंगी। रेनली पहले तो चौंक गई, फिर इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसे पता चला कि इस नन्ही शरारती बच्ची का एक प्यारा पहलू भी है। उसने सोचा था कि युक्सिन हमेशा गंभीर रहती है और उसमें बचपन की मासूमियत का कोई नामोनिशान नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आती है। उसने तांग जिनियन से सुना था कि सांग जिलान उस लड़की के साथ कैसा बुरा बर्ताव करता था। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। रेन ली को पूरा यकीन था कि अगर उसका अपना बच्चा होता तो वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे कुछ याद आया। उसने पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अंदर एक बेजान लाल सांप को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने झटपट पर्दे बंद कर दिए और अपनी बाह मलने लगी। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अब भी इस नन्हे से शैतान टैन के अजीबोगरीब शौक से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। क्या सचमुच में सांपों का आनंद लेना, नहीं, सांपों को शराब में भिगोना, क्या परिणामी पे का सेवन भी किया जा सकता है? बाहर खाना तैयार था। हालांकि वे खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे और तांग परिवार आमतौर पर काफी एकांतप्रिय रहता था, फिर भी यह नया साल काफी खुशनुमा था। सिसी छोटी थी और उसे नए साल के भीड़ भाड़ वाले समारोह सबसे ज्यादा पसंद थे। उसे इतने सारे लाल लिफाफे मिले थे कि उसके हाथ दुखने लगे थे। एक छोटी सी संरक्षिका की तरह उसने अपने सारे लाल लिफाफे संभाल कर रख लिए और किसी के साथ साझा नहीं किए।
युक्सिन की तरह ही रेनली ने भी सिसी के गालों को चुटकी से दबाया। युक्सिन की तरह ही सिसी ने भी अपने लाल लिफाफे छुपा लिए। हाँ, झांग जियान काओ ने मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा। सिसी ने यह बात युक्सिन से ही सीखी है। एक और तांग परिवार का छोटा शैतान रेनली चिंतित था। तांग परिवार के बच्चे वाकई डरावने थे। तांग जिनियन जैसा ईमानदार आदमी भला ऐसे जीव को कैसे पैदा कर सकता था? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। नव वर्ष के जश्न के समाप्त होने से पहले तांग युक्सिन को शू परिवार में वापस लौटना था। कभी कभी रेनली सोचती थी कि क्या वह इन बच्चों को बिगाड़ रही है, या शायद वे हमेशा से ही प्रतिभाशाली थे और वे औसत छात्रों से शीर्ष विद्वान बनने के लिए केवल उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तांग युक्सिन को घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि लोग रोज आने लगे। सब अपने साथ किताबें और नोटबुक लेकर आते थे। क्या ये बिल्कुल शू परिवार के घर जैसा नहीं था? और वे उसकी औषधीय जड़ी बूटियों को लेकर उसे परेशान करते रहते थे, उसकी सांप की शराब की बोतल की आलोचना करते रहते थे। उसे डर था कि अगर वे सावधानी नहीं बरतते और बोतल गिर जाती तो उसकी शराब बर्बाद हो जाएगी, सांप भी मर जाएगा। वह पहले ही 2 बर्तन भिगो चुकी थी। अगर वह और भिगोती तो उसमें कोई औषधीय गुण नहीं बचते। इसलिए उसने शू परिवार में लौटने का फैसला किया। इस तरह ये सबके लिए फायदेमंद था। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसकी सांप को सबकी घूरती निगाहों से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, भले ही वह सिर्फ एक मरा हुआ सांप ही क्यों ना हो। बहन, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। छोटी सिसी, जो अभी अभी घर लौटी थी, ने तांग युक्सिन की आस्तीन खींची और बाहर की ओर इशारा किया। कहाँ? तांग युक्सिन ने सिसी से पूछा। सिसी ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। उसने कहा कि बाहर बड़े पेड़ के नीचे एक महिला खड़ी है जो तांग युक्सिन को ढूंढ रही है। जाओ और देखो, बहन, तांग युक्सिन ने सिसी के बालों को सहलाते हुए कहा। बहन को घर पर नजर रखने में मदद करो, ठीक है? ठीक है, सिसी ने सिर हिलाया। वह घर को बहुत ध्यान से देखती रही, खासकर अपनी बहन की औषधीय जड़ी बूटियों और सांप को। ये सच था कि उसने अपनी बहन से बहुत कुछ सीखा था। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे सांपों से डरते थे, लेकिन वह नहीं। अपनी बहन की तरह उसे भी इन जीवों से कभी डर नहीं लगा था। तांग युक्सिन बाहर निकली और उस पेड़ की ओर चल पड़ी जिसका जिक्र सिसी ने किया था। पेड़ से कुछ ही दूरी पर सचमुच कोई वहां था, एक महिला जिसकी पीठ युक्सिन की ओर थी। जैसे ही तांग युक्सिन पास पहुंची, वो महिला मुड़ गई। उसका चेहरा देखकर तांग युक्सिन के पहले के शांत भाव एकदम जम गए। वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या वह अपनी बेटी से मिलने आई थी? लेकिन यह असंभव लग रहा था। समय को उलट भी दिया जाए तो भी संग जिलान अपनी बेटी के लिए कभी भी सहानुभूति नहीं रखेगी। सांग जिलान के लिए तांग युक्सिन उसकी असफलता का प्रतीक थी, एक धब्बा थी, एक कलंक थी, और उन दिनों की लगातार याद दिलाती थी जब उसे जबरन शादी करनी पड़ी थी। युक्सिन, तांग युक्सिन को देखकर सांग जिलान दंग रह गई। उनकी मुलाकात को काफी समय हो गया था। उस समय जब वह तांग निवास में रहती थी, तांग युक्सिन दुबली पतली सांवली लड़की थी, लेकिन सिर्फ 1-2 साल में ही वह बड़ी हो गई थी। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसकी चमकीली आंखें और सफेद दांत आकर्षक थे, फिर भी उसके चेहरे पर एक ठंडी उदासीनता झलकती थी, खासकर उसका शरीर जिससे हल्की सी ठंडक महसूस होती थी। अब वह संग जिलान से कुछ ही दूरी पर बिना हिले डुले खड़ी थी। माँ और बेटी होने के बावजूद वे दिखने में बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। माँ बेटी होने के बावजूद उनमें एक दूसरे के प्रति कोई आत्मीयता नहीं थी। माँ बेटी होने के बावजूद माँ अपनी बेटी को मुश्किल से पहचान पा रही थी, और बेटी की आंखों में उदासीनता झलक रही थी। तुम क्या चाहते हो? सवाल हमेशा की तरह वही रहा। क्या आपको कुछ चाहिए? जी हाँ, एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं। युक्सिन, सांग जिलान ने अपनी बेटी को उसके नाम से पुकारा। उसके सामने खड़ी यह बच्ची वह तांग युक्सिन नहीं थी जिसे वह बचपन में अपने इशारों पर नचाती और आदेश देती थी। पहले जब भी वह लड़की को कुछ करने का आदेश देती, वह मान लेती थी। वह नौकरानी की तरह थी, नहीं बल्कि एक कुत्ते की तरह जो उसके आदेशों का पालन करती थी। अगर संग जिलान उसे पूरब जाने को कहती तो वह पश्चिम जाने की हिम्मत कभी नहीं करती। अगर संग जिलान उसे बर्तन धोने को कहती तो वह झाड़ू लगाने की हिम्मत कभी नहीं करती। लेकिन अब सब कुछ सांग जिलान के नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसकी बेटी अब उसकी बात नहीं मानती थी, और इससे भी बुरा ये था कि वह उसे स्वीकार भी नहीं करती थी। युक्सिन, क्या तुमने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसके गले से निकली आवाज दबी हुई थी, न जाने क्यों उसे दर्द हो रहा था, और उसे थोड़ी जलन भी महसूस हुई। जियानी को पहला स्थान क्यों नहीं मिला?
उसने अपनी इसी बेटी को क्यों त्याग दिया था? हाँ, तांग युक्सिन ने बेपरवाही से जवाब दिया। जाहिर है, प्रथम स्थान पाना उसके लिए दूसरों से आसान था। बिना सोचे समझे ही परीक्षा के उत्तर उसके दिमाग में बैठ गए थे। शायद नकल की वजह से उसे अन्याय महसूस हो रहा था और उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। माध्यमिक विद्यालय में उसने कभी प्रथम आने की चाह नहीं रखी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर वह एक औसत छात्रा उन किताबी कीड़ों से ज्यादा अंक लाए तो यह अन्याय होगा। नतीजतन वह हमेशा तीसरे, चौथे या पांचवें स्थान पर ही आती थी। उच्च विद्यालय में भी उसने शानदार अंक लाने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस अपने शिक्षक श्री सोम के खिलाफ अपनी शिकायत का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने लगातार 2 बार हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा था कि वह अब आराम करेगी, लेकिन लगता है अब वह ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे वह एक ऐसे शेर की सवारी में फंस गई है जिससे उतरना नामुमकिन है। वह अपने अंक कम नहीं कर सकती। उसे डर है कि अगर वह एक भी स्थान नीचे खिसक गई तो उसके शिक्षक श्रीजिन और प्रधानाचार्य दोनों ही उससे अंतहीन पूछताछ करेंगे और साथ ही उसे उपहास का भी सामना करना पड़ेगा। उसका उपहास क्यों किया जाना चाहिए? उसे दूसरों से कमतर क्यों समझा जाना चाहिए? उसे सिर्फ दीवार से चिपक न सकने वाली जियानी के रूप में क्यों जाना जाता है? वह वे जियानी से अधिक स्कोर क्यों नहीं कर सकती? इस समय उससे स्पष्ट रूप से याद आ रहा है कि जब उसने अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तो सांग जिलान की आंखों में कितनी घृणा थी, क्योंकि सांग ने उसके सामने वेई जियानी की प्रशंसा करते हुए कहा था, मेरी नीनी वास्तव में बहुत होशियार है, हर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या तब वह समझ पाएगी कि इस हर कोई में तांग युक्सिन भी शामिल है? इसलिए शीर्ष स्थान बनाए रखने पर उसके जोर देने का एक और कारण उसकी जन्मजात प्रतिस्पर्धात्मकता है। वह चाहती है कि संग जिलान को अपनी ही बेटी को छोड़ने का पछतावा हो। वह चाहती है कि संग जिलान को उसे और उसके पिता दोनों को नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए खेद हो। वह बदला लेने की फिराक में है, एक अदृश्य शक्ति से सांग जिलान की आत्मा को प्रताड़ित कर रही है। हर दिन उसे उस बेटी की शानदार उपलब्धियों की याद दिला रही है जिसे उसने त्याग दिया था, और उस आदमी की याद दिला रही है जो अब व्यापार जगत में फल फूल रहा है और वे तियान को कुचलने के लिए पर्याप्त धन कमा रहा है जिसे उसने छोड़ दिया था। वह निकम्मी नहीं बनेगी। वह अपने पिता को जीवन भर एक अक्षम बेटी के साथ कष्ट सहने नहीं देगी। युक्सिन, क्या अब तुम दूसरों को भी पढ़ा रही हो? सांग जिलान ने फिर पूछा। वह तांग युक्सिन के शांत बाहरी रूप के नीचे उमड़ रहे विचारों के तूफान से अनभिज्ञ थी, जीवन भर का आक्रोश। हाँ, तांग युक्सिन के होंठ हल्के से मुड़े। वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं और उनके अंकों में साल दर साल सुधार होता जा रहा है। तो तुम अपनी बहन को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ये शब्द सांग जिलान के मुंह से निकलते ही शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। पिछली बार तांग युक्सिन ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार सांग जिलान चाहती थी कि वो मान जाए। वे जियानी ने कहा कि वह कक्षा 1 में दाखिला लेना चाहती है। कक्षा 1 के छात्रों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है, लेकिन शिक्षक किसी को भी दाखिला नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपने कमजोर छात्रों के बदले में भी नहीं। वे जियानी की तो बात ही छोड़िए। अपने आकर्षक चेहरे और पियानो बजाने की कला के अलावा उसमें कोई और सराहनीय गुण नहीं है। हाई स्कूल में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं। कुछ नृत्य कर सकते हैं, कुछ वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, और वह तो बस रेत के एक छोटे से कण के समान है। अब वह किसी से अलग नहीं दिखती। अब उसके अंकों में सुधार लाने का एकमात्र तरीका यही है कि तांग युक्सिन उसे ट्यूशन पढ़ाए। तांग युक्सिन फिलहाल अन्य छात्रों को भी ट्यूशन पढ़ा रही है और उनके अंक अपने अपने सहपाठियों में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। एक पूर्व कमजोर छात्र ने तो कक्षा में 23वां स्थान भी हासिल कर लिया है। वे जियानी तांग युक्सिन की सगी बहन है। वह बाहरी लोगों को क्यों पढ़ाएगी, अपनी बहन को क्यों नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, तांग युक्सिन को आज सहमत होना ही होगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। क्या तुमने मुझे सुना? जब तांग युक्सिन ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो सांग जिलान ने एक मां की तरह ऊंची आवाज में पूछा। मैं कल जियानी को लेकर आ रहा हूं। वह तुम्हारी बहन है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो किसकी मदद करोगे? मुझे बहन कहां से मिलेगी? तांग युयू ने हल्के से पूछा। क्या वह सांग जिलान को कुछ स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी, या उसे पहले ही कुछ पता चल गया था? युक्सिन, जियानी तुम्हारी बहन है, वो तुम ही हो। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही हल्की हंसी की एक जोरदार आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई। अरे बहन, मुझे बहन कहां से मिलेगी? रेन ली चलकर तांग युक्सिन के सामने खड़ी हो गई। उसने सांग जिलान को गौर से देखा। उसे लगा कि वह बहुत सुंदर होगी, लेकिन वह तो बस एक बूढ़ी औरत थी।
वह लगभग 40 साल की थी, जबकि वह खुद केवल 35 साल की थी। कितनी जवान। उसने जानबूझकर अपने गले को छुआ और अपने गले में पहना सोने का हार दिखाया। तुम कौन हो? रेन ली के अचानक प्रकट होने पर संग जिलान ने मुंह बना लिया, और उसकी निगाहें ऐसी क्यों थीं, मानो वह कोई घटिया चीज हो। बेटी, उसे बताओ मैं कौन हूं। रेन ली ने शरारती अंदाज में तांग युक्सिन के कंधे पर हाथ रखा और सांग जिलान की ओर इशारा किया। मेरी सौतेली माँ। तांग युक्सिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसका दिल भी थम गया था। वह औरत जिससे मेरे पिता ने मेरी खातिर शादी की थी। सांग जिलान ने रेनली को गौर से देखा, खासकर उसकी युवावस्था, उसके फैशनेबल पहनावे और गले व कानों में पहने सोने के गहनों को। उसके सोने के हार की चमक से उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। क्या तांग जिनियन ने यह नहीं कहा था कि वह कभी दोबारा शादी नहीं करेगा? युक्सिन, क्या वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है? मैंने अपने पापा से उससे शादी करने के लिए कहा। तांग युक्सिन नहीं चाहती थी कि उसके पापा कुंवारे रहें। वो अभी जवान हैं। उन्हें पूरी जिंदगी अकेले क्यों रहना चाहिए? क्यों? संग जिलान ने तांग युक्सिन से गुस्से से पूछा, मानो उसने कोई अक्षम्य पाप कर दिया हो। शायद संग जिलान के मन में यही था कि तांग जिनियन को तलाक के बाद भी, चाहे वह दोबारा शादी करे और बच्चे पैदा करे, जीवन भर कुंवारी, गरीब और निर्धन ही रहना चाहिए। तांग युक्सिन सीधी खड़ी हो गई और धीरे से रेनली की बांह छोड़ दी। बांह का वजन उसे लगभग कुचल रहा था। और इसका कारण क्या है? उसने हल्की ठंडी हंसी हंसी। वह मुझे एक भाई दे सकती है। मुझे भाई चाहिए, बहन नहीं। बहन? कौन सी बहन? रेनली ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसकी आस्तीन ढीली लटक रही थी। युक्सिन, क्या तुम्हारे पापा की एक और बेटी है? उसे किसने जन्म दिया? वह लड़ने के लिए तैयार थी। तांग जिनियन, खैर तांग जिनियन की 2 बेटियां थीं। मेरे पिताजी के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ मैं ही हूं। तांग युक्सिन ने सांग जिलान की ओर एक नजर डाली। उसने कहा, उसकी बेटी मेरी बहन है। और अगर वह संग जिलान नहीं है तो कौन है? वह। रेनली को हंसी आ रही थी, लेकिन आलस के मारे वह हंस नहीं पाए। युक्सिन, क्या तुम मजाक कर रही हो? या फिर? उसने सांग जिलान की ओर एक नजर डाली और कहा, सुश्री सांग, आप कह रही हैं कि आपकी बेटी युक्सिन की बहन है? वे हैं। सांग जिलान ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि रेनली ने उसे बीच में ही रोक दिया। सुश्री सांग, आप मजाक कर रही होंगी। सबको पता है कि आपकी बेटी युक्सिन से सिर्फ 2 साल छोटी है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि युक्सिन और आपकी बेटी सगी बहनें हैं? रेनली ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में? अरे सच में? रेनली ने एक बार फिर सांग जिलान की बात काटते हुए कहा, मुझे याद है जब आपने जिनियन से तलाक लिया था, तब युक्सिन सिर्फ 3 साल की थी, है ना? तांग युक्सिन चुप रही। ये बात सबको पता थी, यह एक खुला रहस्य था। तांग जिनियन अपनी भोली भाली बुद्धि के कारण शायद पहले नहीं समझ पाए होगी, लेकिन चालाक रेनली को भला कैसे पता नहीं चलता। मिंगमिंग। रेनली अभी भी इन शब्दों के अर्थ पर विचार कर रही थी कि क्या वास्तव में इसका मतलब मिंगमिंग है। तो मुझे बताओ, क्या तुमने अपने वर्तमान प्रेमी को धोखा दिया है, या तुमने मेरे जिनियन को धोखा दिया है? सांग जिलान कांप रही थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हें नहीं पता? तो मुझे समझाने दीजिए। रेनली, जो बेहद दयालु और मददगार प्रतीत होती थी, ने हर बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। जब आपका तलाक हुआ था तब मेरी युक्सिन 3 साल की थी, है ना? आपकी बेटी मेरी युक्सिन से 2 साल से भी कम छोटी है ना? तो इसका मतलब यह है कि जब मेरी युक्सिन 1 साल से भी कम उम्र की थी, तब आपके पति का बच्चा आपके गर्भ में था, लेकिन आपने अभी तक तलाक नहीं लिया था। अब आप ही बताइए, जिस बच्ची को आपने युक्सिन की बहन बताया था, क्या वह जिनियन की है या आपके वर्तमान पति की? सांग जिलान का सिर चकरा रहा था। वह एक कदम पीछे हट गई, मानो उसका राज खुल गया हो। रेनली के तीखे सवालों और तांग युक्सिन के ठंडे व्यवहार के आगे वह बेहद शर्मिंदा थी। हालांकि इस मामले के बारे में बहुत से लोग जानते थे, लेकिन किसी ने भी कभी खुलकर उससे इस बारे में बात नहीं की थी। वह मुड़ी और लगभग दौड़ते हुए गांव से बाहर निकल गई, इस एहसास के साथ कि रेनली की आधी उपहास भरी निगाहें हर समय उसकी पीठ पर टिकी हुई थीं, मानो कोई प्रेत उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही रेनली ने अपना सिर घुमाया, उसकी चमकती आंखों ने तांग युक्सिन की ओर एक झपकी ली। देखो, तुम्हारी माँ कितनी तेजतर्रार है। बहन, तांग युक्सिन ने उसे गंभीरता से पुकारा। रेनली को एक किशोरी द्वारा बहन कहे जाने पर बहुत खुशी हुई। इससे ये पुष्टि हुई कि वह अभी भी युवा दिखती है। चलो चलते हैं, खाने का समय हो गया है। रेनली ने सिर हिलाया, जिससे हवा में एक हल्की मोहक खुशबू फैल गई।
वह हंसमुख और विजयी बनी रही, अपने प्रतिद्वंद्वी सांग जिलान पर अपनी जीत का भरपूर आनंद उठा रही थी। सांग जिलान की हिम्मत कैसे हुई उसके पति और बेटी को उससे छीनने की। वह नहीं चाहती थी कि किसी औरत का साया दिन भर उसकी आंखों के सामने मंडराता रहे। वह अपनी बेटी के पीछे जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कहीं उसके और भी बुरे इरादे न हों। क्या वह अपने पुराने प्रेमी के पास वापस जाने के बारे में सोच रही थी? तांग जिनियन अब उसका अपना आदमी था और वह पहले की तरह उसे कभी भी आसानी से जाने नहीं देगी। जिसने भी उसके आदमी को छीनने की हिम्मत की, उसने वादा किया कि वह उसे करारा जवाब देगी। तांग युक्सिन और रेनली दोनों ने ही तांग जिनियन से सांग जिलान के किसी भी कृत्य का जिक्र नहीं किया। उनके मन में सांग जिलान एक बाहरी व्यक्ति था और वे दोनों परिवार के सदस्य थे, इसलिए दूसरों के मामलों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तांग युक्सिन ने अपना स्कूल बैग पैक किया और जू मियाओ मियाओ के घर जाने लगी। हाई स्कूल के पहले वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में उनका प्रदर्शन उनकी पढ़ाई की आदतों पर निर्भर था। न केवल सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे, बल्कि उनके माता पिता भी तैयार बैठे थे। तांग युक्सिन घर पर ज्यादा देर नहीं रुकी। वह समझती थी कि जीवन अनिवार्यताओं से भरा है। कुछ परेशान करने वाली होती हैं, कुछ में हम कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना सामान पैक किया और जू परिवार के घर में रहने के लिए तैयार हो गई। वह तांग जिनियन और रेनली के लिए कुछ जगह और समय छोड़ना चाहती थी, ताकि वे जल्द ही उसे एक छोटा भाई दे सकें। जब तांग युक्सिन शू परिवार के घर पहुंची तो उसे उनके नए अध्ययन कक्ष के बारे में पता चला। श्री शू ने अपने घर के बगल वाला घर चारों बच्चों के अध्ययन और विश्राम क्षेत्र के रूप में किराए पर लिया था। अब वे वहां बिना किसी रुकावट के रह सकते थे और उसे अपनी छोटी सी दुनिया बना सकते थे। चेन लिडोंग को छोड़कर तीनों लड़कियां वहां रह सकती थीं और लिडोंग अपनी चाची के घर रह सकता था। वह घर बस कुछ ही कदम दूर था। इस सर्दी की छुट्टियों में उनका खेलने का समय सीमित था। परिवार से मिलने जुलने की संख्या भी सामान्य से कम थी। उनका अधिकांश समय पढ़ाई में व्यतीत हुआ। नए सत्र की शुरुआत के बाद कक्षा 1 विद्यालय में काफी लोकप्रिय हो गई थी। ये कक्षा अपने उत्कृष्ट छात्रों के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य के लिए प्रसिद्ध थी कि इसके कई छात्र या तो मुश्किल से प्रवेश पाए थे या फिर पढ़ाई में औसत दर्जे के थे। हालांकि वर्तमान में उनका प्रदर्शन पूरे विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ था और वे सबसे तेजी से सुधार कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण सुधार अन्य छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए निस्संदेह बहुत आकर्षक था। यही कारण है कि दूसरे सत्र की शुरुआत तक कई छात्र कक्षा 1 में स्थानांतरित होना चाहते थे। अच्छे छात्रों का और भी बेहतर होना कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन कमजोर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का लगातार सुधार करना और उनकी स्थिति में गिरावट न आना, यही तो अधिकांश छात्र और माता पिता चाहते हैं। अब प्रधानाध्यापक के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। कभी अलोकप्रिय मानी जाने वाली कक्षा एकांतप्रिय स्थान बन चुकी थी। इतने सारे छात्र कक्षा 1 में स्थानांतरित होना चाहते थे। यदि वे सभी स्थानांतरित हो जाते तो क्या कक्षा 1 इतने सारे छात्रों को समायोजित कर पाती? पहली कक्षा के छात्र मूर्ख नहीं थे। हर कक्षा में सीटों की संख्या निश्चित होती थी। किसी नए छात्र को प्रवेश देने के लिए एक मौजूदा छात्र को कक्षा छोड़नी पड़ती थी। भला पहली कक्षा का कोई भी छात्र स्वेच्छा से किसी बाहरी छात्र के लिए जगह बनाने के लिए कक्षा नहीं छोड़ेगा। मिस जिन, क्या आप अपनी कक्षा में कुछ और डेस्क और कुर्सियां लगाने का कोई तरीका निकाल सकती हैं? डीन, हमारी कक्षा पहले से ही भरी हुई है। सुश्री जिन भी दुविधा में थी। कहावत है ना, इंसान शोहरत से डरता है और सुअ मोटापे से। छुट्टियों में भी उन्हें घर पर आराम करने का समय नहीं मिलता था। हर दिन कोई न कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता, तोहफे लाता, सिफारिश करता। हर कोई कक्षा 1 में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन एक कक्षा में जगह तो सीमित ही होती है, वो और कुर्सियां कैसे ठूंस सकती थी? इसके अलावा एक बार जब आप पक्षपात का द्वार खोल देते हैं तो एहसान चाहने वाले कभी आना बंद नहीं करेंगे। वह अच्छी तरह जानती थी कि पीछे का दरवाजा नहीं खोला जा सकता, कोई रियायत नहीं दी जा सकती और कक्षा 1 का कोई भी छात्र बाहर नहीं जा सकता और अन्य कक्षाओं का कोई भी छात्र अंदर नहीं आ सकता। क्या आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं? डीन ने जोर देकर पूछा। सुश्री जिन ने अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए डीन, मैं वादा नहीं कर सकता, एक भी छात्र का नहीं। अगर मैं एक के लिए सहमत हो जाऊं तो बाद में बाकियों को कैसे मना कर पाऊंगा? डीन को बात समझ में आ गई और अंततः उन्होंने सुश्री जिन के तर्क से सहमति जताई। हो सकता है कि वे पहली कक्षा को एक बड़े कमरे में ले जाकर उसमें और अधिक डेस्क और कुर्सियां लगा दें, लेकिन इससे पहली कक्षा का मूल स्वरूप बरकरार नहीं रहेगा। ये फिर एक सामान्य कक्षा नहीं रहेगी। इतने सारे छात्रों के साथ पाठ कुशलतापूर्वक कैसे पढ़ाए जा सकेंगे?
क्या अतिरिक्त छात्र अन्य छात्रों को परेशान करेंगे? क्या इससे उनके भविष्य में नानकिंग विश्वविद्यालय या किंग विश्वविद्यालय में दाखिले की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? इसलिए डीन ने इस मामले में सुश्री जिन के साथ खड़े होने का फैसला किया। पहली कक्षा में कोई अतिरिक्त छात्र नहीं जोड़ा गया और न ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी गई। जैसे ही तांग युक्सिन जाने ही वाली थी, कुछ छात्र उनके रास्ते में खड़े हो गए। तांग युक्सिन, एक छात्र ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, क्या हम आपके साथ पढ़ाई कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप लोग घर पर पढ़ाई करते हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस किनारे से सुनना चाहते हैं। जी हाँ, दूसरे ने जल्दी से कहा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप हमसे दूरी बनाए रखने के लिए भी कहें तो कोई बात नहीं। तांग युक्सिन ने जू मियाओ मियाओ और अन्य लोगों की ओर मुड़कर पूछा, आप क्या सोचते हैं? जू मियाओ मियाओ ने अपने होंठ काटे। ठीक है, हम आमतौर पर स्कूल की तरह साथ में पढ़ाई करते हैं। जब तक आप ज्यादा शोर नहीं मचाते और शांति बनाए रखते हैं, तब तक आपका हमारे साथ स्वागत है। सबके साथ होने से माहौल और भी जीवंत हो जाता है। सहपाठियों की उत्सुक निगाहों को ठुकराना मुश्किल था। शुक्र है, अब उनके पास अपनी जगह थी, इसलिए बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती, वरना वह इस तरह का निमंत्रण देने की हिम्मत ही नहीं करती। आप निश्चिंत रहें, हम अपना वादा निभाएंगे। कुछ छात्रों ने तुरंत वादे किए। जाहिर है, वे सभी सुधार के इस अवसर को महत्व देते थे। लिन येले उनकी आदर्श थी। आखिरकार तांग युक्सिन और अन्य छात्रों के साथ पढ़ाई करने के बाद उनके अंकों में भी काफी सुधार हुआ था। अपने ग्रेड सुधारने और कॉलेज में दाखिला पाने के लिए भले ही उन्हें फर्श पर बैठना पड़े, वे ऐसा करने को भी तैयार हैं। हालांकि जब जू मियाओ मियाओ सहमत हुई, तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि 15 छात्र आएंगे। उन चारों को मिलाकर कक्षा के आधे छात्र आ चुके थे, सिवाय उन लोगों के जो दूर रहते थे या जो स्कूल परिसर से बाहर नहीं जा सकते थे। लगभग हर वो व्यक्ति जो आ सकता था आ गया। जब ये छात्र बड़ी संख्या में जू परिवार के घर पहुंचे तो श्रीमती जू को काफी आश्चर्य हुआ। हालांकि बच्चों के चेहरों को उन्हें आंटी कहकर अभिवादन करते देख उनका दिल पिघल गया। माता पिता बनना आसान नहीं है, लेकिन बच्चा होना भी आसान नहीं है। एक मेज पर 5 या 6 छात्र आराम से बैठ सकते थे। इससे अधिक छात्रों के लिए बैठना सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए आने वाले छात्रों को अपने बैग पर बैठना पड़ा और उन्होंने सचमुच वादे के मुताबिक चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि अपनी सांसों का भी ध्यान रखते हुए। श्रीमती जू ने फल खरीदे और छात्रों को बांट दिए। बेशक छात्रों ने खाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन श्रीमती जू ने जोर दिया। अगले दिन श्रीमती जू ने श्रीमती लिन से इस बारे में बात की और एक बड़ी मेज खरीदी। अब लगभग 20 बच्चे एक साथ बैठ सकते थे। इतनी बड़ी मेज खरीदना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक जैसी कई वर्गाकार मेजें खरीदी। उन्होंने इन मेजों को एक साथ जोड़कर जगह को बड़ा कर दिया, जिससे लगभग 20 विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। दोपहर में दोबारा आते समय छात्र खाली हाथ नहीं आए थे। वे फल, अंडे और चावल लाए थे। एक छात्र तो एक जीवित मुर्गी भी ले आया था, जिसके पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और हर जगह बीट गिरा रही थी। श्रीमती जू इन बच्चों के बारे में सोचकर हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी। श्रीमती जू ने पहले तो इन भेंटों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन छात्रों ने जिद की। उनका इरादा समझते हुए उन्हें याद आया कि जब उनकी बेटी म्याओ म्याओ तांग युक्सिन के साथ पढ़ती थी, तो वह खुशी खुशी अपना तकिया भी दे देती। अनिच्छा से ही सही, उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिए, जो अंततः छात्रों के पेट में चले गए। श्रीमती जू ने मुर्गी को मारकर बच्चों के लिए सूप बनाने का फैसला किया। सूप इतना था कि सभी बच्चों को एक एक कटोरी मिल गई। बैठक कक्ष में सजी विशाल आयताकार मेज को देखकर विद्यार्थियों को एक गर्माहट का एहसास हुआ। अब आखिरकार उन्हें बैठने की जगह मिल गई थी। वे यहाँ तांग युक्सिन के साथ पढ़ाई कर सकते थे और मिलकर प्रश्नों पर चर्चा कर सकते थे। अध्ययन सत्रों में भाग लेने के बाद उन्हें दिन की कक्षाओं के दौरान अधिक सहजता महसूस हुई। नई समझ के साथ सब कुछ स्पष्ट होने लगा, जिससे उनकी सबसे कठिन कक्षाएं भी आनंददायक लगने लगीं और उनके सबसे कम पसंदीदा शिक्षक भी अधिक सहनीय हो गए। सच तो यह है कि एक बार जब आपको सीखने से प्यार हो जाता है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन उस प्यार के बिना सब कुछ नीरस लगता है। जू म्याओ म्याओ को भी अतीत में ऐसा ही महसूस होता था। टीवी देखते समय तो वह ऊर्जावान रहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी किताबें खोलती, उसे नींद आने लगती थी। कक्षा के अधिकांश छात्र तांग युक्सिन के अध्ययन सत्रों में भाग लेते थे और इस बारे में किसी को नहीं बताते थे। यह कोई गुप्त बात तो नहीं थी, लेकिन इसे वे अपने छोटे से रहस्य की तरह ही रखते थे।
दूसरे सेमेस्टर की मध्यावधि परीक्षाएं शुरू होते ही तांग युक्सिन कक्षा में शीर्ष पर बनी रही, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरी कक्षा के छात्रों के अंकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कई और छात्र स्कूल के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गए और उनमें से अधिकांश ने रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की। शिक्षिका श्रीमती जिन बेहद खुश थीं। अगर यही सिलसिला जारी रहा, हर सेमेस्टर और हर परीक्षा के बाद सुधार होता रहा, तो शायद कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कोई चमत्कार हो जाए। उनका सपना था कि पूरी कक्षा कॉलेज में दाखिला पाले, जिससे उनका शिक्षण करियर सार्थक हो जाए। ये कितना बड़ा सम्मान होगा, पैसों से खरीदी जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक अनमोल। एक ऐसा चमत्कार जो केवल एक विशिष्ट समय, स्थान और विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है। और वास्तव में ये चमत्कार उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 20 छात्र प्रतिदिन जू के घर पर एक साथ पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों बाद बच्चे अपने साथ कुछ न कुछ लाने लगे और उनके माता पिता श्रीमती जू को भोजन का खर्च देने लगे। छात्र यही भोजन करते थे और घर पहुंचने तक उनका भोजन पच जाता था। अगर वे घर पहुंचकर खाना खाते तो बहुत देर हो जाती और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, जैसा कि तांग युक्सिन ने बताया था। इसलिए जू म्याओ म्याओ और बाकी लोगों ने यही तरीका अपनाया। परिणामस्वरूप उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा था, उनके चेहरे मुहासों से मुक्त थे और वे किशोरावस्था के दौरान किशोरों को होने वाली सामान्य समस्याओं से बचे रहे। उन्होंने तांग युक्सिन द्वारा तैयार की गई हर्बल चाय का भी आनंद लिया। छात्राओं को इससे मासिक धर्म की तकलीफों में विशेष रूप से राहत मिली। मासिक धर्म का दर्द भी धीरे धीरे कम हो गया। सभी ने इस हर्बल चाय का आनंद लिया, लेकिन ये केवल लड़कियों के लिए थी। अगर हम अन्य लाभों का जिक्र न भी करें तो भी केवल जड़ी बूटियों के औषधीय गुण। शुरुआत में केवल एक अभिभावक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन समय बीतने के साथ यह विचार सभी संबंधित छात्रों के अभिभावकों को पसंद आ गया। उन्होंने शिक्षिका जू, मामा जू को हर महीने $200 देने का फैसला किया। हालांकि यह एक बड़ी रकम थी, लेकिन उनके बच्चों के भविष्य की संभावनाओं के सामने यह एक छोटी सी कीमत थी। इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को 5वीं कक्षा में भेजने के लिए अपनी सारी संपत्ति और पैसा खर्च कर दिया था, यहां तक कि अपना स्वाभिमान भी त्याग दिया था। ऐसे में $200 प्रति माह बहुत कम थे। ये सिर्फ बच्चों के भोजन के लिए था, इसमें ट्यूशन फीस शामिल नहीं थी। अगर वे और अधिक राशि की पेशकश करते तो मामा जू मना कर देती, क्योंकि वह पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। उनके समझौते के बाद मामा जू को हर महीने $3000 मिलने लगे। ये राशि पापा जू के $1000 के मासिक वेतन से कहीं अधिक थी। कुछ सोच विचार के बाद मामा जू ने पापा जू से सलाह ली और फैसला किया कि वह काम छोड़ देंगी और सिर्फ बच्चों की देखभाल करेगी। दिन के समय तो यह आसान लगता था जब उन्हें सिर्फ 4 बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाना होता था, लेकिन रात के खाने के समय ये संख्या बढ़कर लगभग 20 हो जाती थी। उन्होंने अपने काम को गंभीरता से लिया और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन बनाने का पूरा ध्यान रखा, मानो वे उनके अपने बच्चे हों। उसके अपने बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ वही खाना खाते थे, जिससे परिवार के नखरे करने वाले बच्चों को बेहतर खाने की आदतें विकसित करने और साझा करना सीखने में मदद मिली। यह उनके परिपक्व होने का संकेत था। पापा जू अपनी पत्नी के फैसले से सहमत थे। उन्हें पता था कि इस तरह काम करते रहने से उनकी पत्नी बिना किसी मदद के पूरी तरह थक जाएंगी। शुक्र है मामा लिन शाम को मामा जू की मदद करने के लिए आ गईं, वरना मामा जू पर काम का बोझ बहुत बढ़ जाता। आंटी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ, एक शर्मीली छात्रा ने ये सुनकर कहा जब उसे पता चला कि मामा जू उनकी देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं। मेरे माता पिता डॉक्टर हैं। वे आपके लिए घर पर आराम करने के लिए बीमारी की छुट्टी का आवेदन तैयार कर सकते हैं। ये सुनकर मामा जू का चेहरा खिल उठा। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार था। यह एक ऐसा कारगर उपाय था जिसमें उनकी नौकरी भी नहीं छूटती। जब सारे बच्चे कॉलेज चले जाएंगे तो वो वापस काम पर जा सकती है ना? छात्र ने तुरंत अपने शब्दों को अमल में लाया। अगले ही दिन उसके माता पिता ने स्वयं आवश्यक बीमारी अवकाश का फॉर्म जमा करा दिया। तभी मामा जू को एहसास हुआ कि ये माता पिता अपने बच्चों की खातिर कितना त्याग कर रहे थे। मामा जू ने बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे तुरंत मंजूरी मिल गई। उनके नियमों के अनुसार वह जितनी चाहें उतनी लंबी बीमारी की छुट्टी ले सकती थीं और काम पर लौटने के बाद अपने वेतन पर चर्चा कर सकती थीं। वैसे भी मामा जू को अब अपनी नौकरी से मिलने वाले मामूली वेतन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह प्रति माह $3000 से अधिक कमाती थी। मामा लिन ने शुरू में $500 का योगदान दिया, लेकिन मामा जू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मामा लिन ने पैसे देने पर जोर दिया, लेकिन मामा जू ने मना कर दिया।
मामा लिन रोज बच्चों की देखभाल और रसोई में भी मदद करने आती थी। मामा जू को उनसे पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा था। अब जब सभी ने अपने रहने सहने का खर्च उठा लिया था तो तांग युक्सिन भी योगदान देना चाहती थी। लेकिन मामा जू ने उसके माथे पर उंगली मारकर उसे चिढ़ाया और उसे सभी बच्चों की नेता कहा। उन्होंने कहा कि युक्सिन के बिना ये छोटा अध्ययन समूह संभव ही नहीं होता। साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं तक सभी छात्रों के अंकों में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। ये बात विशेष रूप से उन छात्रों के लिए सच थी जिन्होंने तांग युक्सिन के साथ अध्ययन सत्रों में भाग लिया था। उनके अंक पहले से कहीं बेहतर थे और उनका प्रदर्शन स्थिर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन विषयों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया जिन्हें वे पहले नजरअंदाज करते थे। वे एक शांत वातावरण चाहते थे जो सीखने के लिए अनुकूल हो। इस प्रगति का श्रेय तांग युक्सिन या किसी और को नहीं, बल्कि इस शांत वातावरण में छात्रों के समर्पण को जाता है। यदि आप अपने खेलने के समय को अध्ययन के समय में बदल दें, वैज्ञानिक अध्ययन विधियों को अपनाएं और एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें, तो निश्चित रूप से आपके प्रयासों से असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे। जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं, तो उनमें से किसी ने भी छुट्टी नहीं ली। उनके माता पिता ने उस महीने $100 अतिरिक्त देने की पेशकश की, इसलिए मामा जू के पास $4000 से अधिक की रकम जमा हो गई। बच्चों के साथ रहने से उन्हें जवानी का एहसास भी होने लगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद तांग जिनियन द्वारा खरीदे गए 2 बड़े घर और तांग जिजुन द्वारा खरीदा गया एक घर आखिरकार ध्वस्त होने वाला था। जब वे पहली बार तांग जिनियन के पास पहुंचे तो वह हैरान रह गया। बिना पूर्व सूचना दिए वे इमारतों को ध्वस्त करने का फैसला कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुआवजा बेहद उदार था। जिस इमारत को वे गिरा रहे थे उसके बदले में वे उसी क्षेत्रफल की संपत्ति देकर पूरी तरह से मुआवजा दे रहे थे, जो एक आवासीय इमारत या दुकान हो सकती थी। आप इनमें से कोई एक या दोनों ही चुन सकते थे। वास्तव में पहला विकल्प चुनने का विशेषाधिकार आपके पास था। तांग जिनियन की 2 संपत्तियां काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं। प्रत्येक संपत्ति 100 वर्ग मीटर से अधिक की थी, इसलिए दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग मीटर था। तांग जिजुन की संपत्ति को मिलाकर उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग मीटर था। यदि वे कुछ और पैसा लगाते तो वे आसानी से 500 वर्ग मीटर की एक और संपत्ति खरीद सकते थे। आप क्या करना चाहते हैं? तांग जिनियन ने सभी को इकट्ठा किया और उनसे सवाल पूछा। सिसी भी मौजूद थी। सिसी ने स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं दी। वह बस अपने पिता के पास बैठी अपनी कहानी की किताब पढ़ती रही। उसकी कई किताबें तांग जिजुन ने उसे उपहार में दी थीं। ये किताब बिल्कुल नई थी और वह कहानी के एक रोमांचक हिस्से में मग्न थी, इसलिए बाकी लोग जो बातें कर रहे थे उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े भाई, आप जो भी कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तांग जिजुन ने कहा। उन्होंने ये घर अपनी बेटी सिसी के लिए खरीदा था, लेकिन चूंकि वह अभी इतनी छोटी थी कि अकेले वहां नहीं रह सकती थी, और जब तक वह हाई स्कूल में पहुंचेगी तब तक घर पुराना हो जाएगा। अब जब उन्होंने पैसा कमा लिया था तो वे उसके लिए एक नया घर खरीद सकते थे। इसलिए इस घर के बारे में वे शायद ही कभी सोचते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में इसे गिरा दिया जाएगा और उन्हें इसके लिए मुआवजा मिलेगा। कुल मिलाकर वह तांग जिनियन के किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार था। तांग जिनियन को कोई आपत्ति नहीं थी। भाभी, आपका क्या हाल है? तांग जिनियन ने इसके बाद झांग जियानकाओ से पूछा। बड़े भाई जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी, झांग शियानकाओ ने दबी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी कोई बड़ी आकांक्षाएं नहीं थीं। वह एक साधारण महिला बनकर संतुष्ट थी जो अपने पति और बच्चों की अच्छी देखभाल करती थी और किसी और चीज में उलझना नहीं चाहती थी। बेशक उसे व्यापारिक मामलों की कोई जानकारी नहीं थी। अगर बात खाना पकाने की होती तो वह अपने विचार साझा करने में बहुत खुश होती। तुम्हारा क्या, युक्सिन? तांग जिनियन ने अंत में तांग युक्सिन से पूछा। घर उसके नाम पर खरीदा गया था और अब जब वह आधिकारिक तौर पर बालिग हो गई थी तो उसे अपना पहचान पत्र बनवाना होगा। तांग युक्सिन ने एक दुकान किराए पर लेने के बारे में सोचा था क्योंकि दुकान किराए पर देने से नियमित आय होती, और उनके जमाने में हर कोई जानता था कि भविष्य में सबसे महंगी चीज क्या होगी। हर कोई यही जवाब देता, अचल संपत्ति, क्योंकि वास्तव में संपत्ति ही सबसे महंगी थी। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन घर खरीदने के लिए बचत करने में बिता देते हैं, और शायद उससे भी अधिक लोग कभी घर के मालिक नहीं बन पाते। दुकाननुमा संपत्तियां तो और भी अधिक मूल्यवान होती हैं और आमतौर पर तो ये सिर्फ एक सपना ही रह जाती हैं, खासकर वे जो कुछ 100 वर्ग फुट में फैली हों। बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तांग युक्सिन ने रेनली से पूछा, जो सेब चबा रही थी।
रेन ली आते ही खाने लगी। सेब, मूंगफली, नाशपाती, संतरे, मेज पर जो कुछ भी रखा होता सब उसके मुंह में चला जाता। वह खाना बंद ही नहीं करती थी। आखिर उसका पेट कितना बड़ा था। इतना सारा खाना खाने के बाद भी उसका पेट कैसे फट जाता था। कौन सी बहन? रेन ली ने हाथ बढ़ाकर तांग यूयू का चेहरा कसकर पकड़ लिया। उसके लहजे में तिरस्कार झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हंसी साफ दिख रही थी। उससे बहन कहलाना अच्छा लगता था। किसी भी महिला को बुरा कहलाना पसंद नहीं होता। भले ही परिवार में ये संबोधन वास्तविक उम्र के आधार पर नहीं दिया जाता था, फिर भी सभी को इसकी आदत हो गई थी। रेन ली ने अपने सेब का एक और टुकड़ा खाया। ली, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या लेना चाहिए, एक घर या एक दुकान, या शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा? तांग जिनियन ने गंभीरता से रेन ली की राय पूछी, क्योंकि वह उसके सुझावों को महत्व देता था और अक्सर वही उनके अंतिम निर्णय का आधार बनते थे। रेन ली ने आधा खाया हुआ सेब मेज पर रख दिया और तांग जिनियन को देखा, फिर दूसरों को देखा, उसके बाद अपनी नजर वापस आधे खाए हुए सेब पर डाली और खाना जारी रखा। कोई भी नहीं। उसने सेब का एक टुकड़ा खाया और कहा, दोनों में से कोई नहीं। तांग जिनियन ने आश्चर्य से कहा, तो फिर हम क्या चाहते हैं? हमें जमीन चाहिए। रेन ली ने सेब का एक और टुकड़ा खाया। ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी खा रही थी वह स्वादिष्ट था, जिससे दूसरों की भी खाने की इच्छा जाग उठी। क्या हम खेती बाड़ी पर वापस लौटेंगे? तांग जिनियन ने कई वर्षों से खेती नहीं की थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक वह खेती करना भूल चुके होंगे। तांग जिजुन ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह खेती बाड़ी के बारे में भी भूल गया था। तुम्हें खेती करने के लिए किसने कहा? रेन ली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम खेती करते हो तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी तुम्हारे पीछे पीछे खेती करनी होगी? कहते हैं ना, मुर्गी से शादी करने पर मुर्गी के पीछे पीछे चलना पड़ता है, कुत्ते से शादी करने पर कुत्ते के पीछे पीछे चलना पड़ता है। उसने अपने हाथ में पकड़े सेब के छिलके को उछाल दिया। हम जमीन खरीदेंगे, इमारतें बनाएंगे, फिर हालात के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। उसने एक हाथ से अपना चेहरा टिकाया और एक और सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे दोबारा खाने के लिए तैयार हो। देखिए, हमारे बच्चे लगभग हाई स्कूल में हैं और वे जल्द ही कॉलेज जाएंगे। क्या अब उनके लिए घर बसाने और परिवार शुरू करने का समय नहीं आ गया है? घरों की मांग हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय में बच्चे शहर में ही अपना घर बसाना चाहेंगे। इन पुरानी इमारतों को देखिए, क्या ये पुरानी और जर्जर नहीं लग रही हैं? और घर खरीदना तो हमेशा सबसे पहला काम होता है। रेन ली के विश्लेषण को सुनकर तांग युक्सिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर पुनर्जन्म किसका हुआ था? क्या उसका या रेन ली का? रेन ली की बात बिल्कुल सटीक थी। भविष्य के विकास का यही रुझान था। आवास की समस्या का समाधान करना कठिन था। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तांग जिनिन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कमाई का हिसाब लगाया, जो लगभग 150,000 ही थी। इससे ज्यादा तो मुमकिन ही नहीं था। भाई, मेरे पास 230,000 है। तांग जिजुन ने अपनी सारी बचत निकालने की योजना भी बना ली थी। पिताजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तांग युक्सिन ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये सच था। वह अभी भी छात्रा थी और आर्थिक रूप से अपने पिता पर निर्भर थी। हम 500,000 में किस तरह की जमीन खरीद सकते हैं? तांग जिनियन ने सबसे पूछा, लेकिन कोई भी उसे इसका जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए जान पहचान की जरूरत तो थी ही। 500,000 रुपये काफी होंगे या नहीं, ये भी एक सवाल था। हम अच्छी जमीन नहीं खरीद सकते और न ही कोई बड़ा टुकड़ा खरीद सकते हैं। आप लोग इंतजार कीजिए। रेन ली उठी और अपने कमरे में चली गई। जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में कुछ था। वह सी सिटी का नक्शा था। आप लोग देखिए, मुझे ये जगह चाहिए। उसने नक्शे को सपाट रखा और उस पर एक जगह की ओर इशारा किया। वह जगह उनके वर्तमान स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी और एक अविकसित जमीन का टुकड़ा था। तांग युक्सिन ने इसे देखा। यही वह जगह थी जहां भविष्य में किंगॉन शहर बसेगा, है ना? यहां भविष्य में मकानों की कीमतें आसमान छू जाएंगी। किंगॉन कोई छोटा शहर नहीं था, बल्कि भविष्य में ये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शहरों के बीच की श्रेणी में आएगा। रेन ली को इस जगह का विचार कैसे आया? उसने जो जगहें चुनी वे लगभग सभी भविष्य के लिए बेहतरीन स्थान थीं। अगर वे इसे हटा देते तो भविष्य में कई लोगों को दुख होता। हालांकि उनके पास फिलहाल जो पैसा था उससे वे यह जमीन नहीं खरीद सकते थे। मुझ पर भरोसा करो, इसमें कोई शक नहीं है, रेन ली ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। बहुत कम लोगों को यह अंदरूनी जानकारी पता थी, लेकिन वह उनमें से एक थी। उसे यह जानकारी कैसे मिली, यह एक रहस्य है।
उसने अपने ही तरीके अपनाए। तो इसकी कीमत कितनी है? तांग जिनियन को जमीन की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन चूंकि रेनली ने इसका जिक्र किया था, इसलिए कोई न कोई वजह जरूर होगी और अब वह सिर्फ यही जानना चाहता था कि उनके पास जो पैसा है, उससे वह जमीन खरीदी जा सकेगी या नहीं। ये काफी नहीं है, रेनली ने सिर हिलाते हुए कहा, इस प्लॉट की शुरुआती कीमत 15 लाख है। इतनी कम रकम है? तांग जिनियन यह आंकड़ा सुनकर थोड़ा हैरान रह गया, ये बहुत बड़ी रकम थी। 15 लाख, और ये तो सिर्फ एक अनुमान था। उसे 1 लाख कहाँ से मिलेगा? अगर वे इन सालों में अपनी सारी कमाई बचा भी लें, घर के मुआवजे को भी जोड़ दें, तो भी यह काफी नहीं होगा। इसे देखो, रेनली ने अपनी जेब से एक बैंक बुक निकाली। तांग जिनियन ने उसे उठाया और पीछे लिखे अंकों पर एक नजर डाली। शून्यों की संख्या देखकर उसका सिर चकरा गया। तांग युक्सिन ने भी झांककर शून्य गिनना शुरू कर दिया। 3 मिलियन, वास्तव में 3 मिलियन ही थे। ली, तुम। तांग जिनियन को कभी पता ही नहीं था कि उसके पास इतना पैसा है। तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा क्यों है ना? रेनली ने एक सेब खाया, अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में हंसी झलक रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि तांग जिनियन क्या पूछना चाहता है। हाँ, तांग जिनियन अभी भी बहुत ईमानदार लग रहा था। मेरे पास हमेशा से इतना पैसा था। रेनली ने हल्के से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, चलो इस पर फैसला करते हैं। वह जमीन खरीदना नुकसानदेह नहीं होगा। मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ संपत्ति छोड़ना चाहती हूँ, और हाँ, मुझे युक्सिन के लिए दहेज में कुछ पैसे बचाने होंगे। बेटा, तांग जिनियन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और रेनली के पेट को घूरने लगा। ली, क्या तुम? लगभग, शायद। रेनली ने हल्के से अपने पेट पर हाथ फेरा। उसे 2 महीने से मासिक धर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने अभी तक कुछ पक्का नहीं किया था। उस आदमी से शादी के 10 साल बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। अब तांग जिनियन से शादी के कुछ ही समय बाद वह जल्दी ही गर्भवती हो गई। उसे हाल ही में मतली और नींद आने जैसी समस्या हो रही थी, जो गर्भावस्था के लक्षणों से मिलते जुलते थे। अगर कोई बड़ी समस्या न हो तो वह गर्भवती होनी चाहिए। उसी क्षण उसे अपनी कलाई पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। तांग युक्सिन ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था। पहले तो वह काफी गंभीर थी। उसकी घनी पलकें हल्की सी कांप रही थीं और उसका छोटा सा मुंह कसकर बंद था। जैसे ही उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और तांग युक्सिन का हाथ छोड़ा, उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। रेनली के दिल में आश्चर्य की भावना उमड़ पड़ी। क्या ये सच हो सकता है? क्या वह गर्भवती थी? पापा, मुझे एक भाई मिलने वाला है। तांग युक्सिन ने उत्साह से तांग जिनियन की बाह को गले लगा लिया। गर्भवती? तांग जिनियन अभी भी सदमे में थी। क्या सच में उन्हें बेटा होने वाला था? उनकी उम्र लगभग 40 साल थी और उन्होंने कभी अपने जीवन में दूसरा बच्चा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा था कि उन्हें सच में बच्चा होने वाला है ना? उसने अपना हाथ रेनली के पेट पर धीरे से रखा। उसे अभी तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ महीनों में, जी हाँ, बस कुछ और महीनों में, वह अपने नन्हे प्यारे बेटे को देख पाएगा। उसका बेटा। तांग जिनियन एक विरासत छोड़ने वाले थे और तांग परिवार भी अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला था। तांग जिनियन की आंखें लाल हो गईं, वह रोने ही वाला था। तांग जिजुन भी अप्रत्याशित रूप से भावुक हो गए। उन्होंने झांग शियानकाओ के साथ नजरें मिलाईं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह अच्छा हुआ। जी हाँ, यह अच्छा हुआ। तांग परिवार का आखिरकार एक भविष्य था। उन्हें अब उत्तराधिकारी न होने का बोझ नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि आखिरकार उन्हें एक वारिस मिल गया था। तो रेनली ने घोषणा की, यही वह जगह है। ठीक है, तांग जिनियन मान गया। वह जो भी कहती उसे कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि अगर वह सारा पैसा जला भी देती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब बेहद खुश था और उसके मन में बस अपने बेटे का ख्याल था। उसके बेटे के सामने पैसे की क्या अहमियत है? मैं सहमत हूँ, तांग युक्सिन ने कहा। वह पूरी तरह से सहमत थी। यह उसकी सोच से कहीं बेहतर था। उस जमीन को हासिल करना समय पर निर्भर था, वरना दूसरे लोग उसे देने के बारे में सोचते भी नहीं। उन्होंने पुराने घर को गिराने के अवसर का फायदा उठाया, और ऐसा मौका दुर्लभ था। भले ही उन्हें पैसे की चाह न हो, लेकिन वे जमीन हासिल करने के लिए दृढ़ थे। दूसरी ओर कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद जमीन हासिल करना काफी आसान था। जब तक उनके पास पर्याप्त धन था, वे शहर के विकास में सहयोग कर रहे थे। परिस्थितियां कैसी भी हों, हर कोई इस बात से सहमत होगा। तांग युक्सिन ने इन जटिलताओं को नजरअंदाज कर दिया।
घर के बड़े लोग इसे संभाल रहे थे और जब तक कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती और रेनली के 3 मिलियन आसानी से उपलब्ध हो जाते तब तक कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि रेनली अजीब व्यवहार कर रही है। उसे बहुत कुछ पता था, यहाँ तक कि किंगडॉन के शहरी विकास के बारे में भी। इन बातों को पहले से कौन जान सकता था, सिवाय उसके जैसे पुनर्जन्म पाए लोगों के। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन निस्संदेह रेनली ने उसकी सोच में एक नया आयाम जोड़ा और उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, जैसे कि घर बनाना। वे वास्तव में अपनी जमीन के उस टुकड़े पर घर बना सकते थे। पहले उसने बहुत कष्ट सहा था और अनगिनत रातों की नींद हराम की थी, सिर्फ थोड़े से अतिरिक्त वेतन के लिए, ताकि वह अपना घर का कर्ज जल्द से जल्द चुका सके। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य में वे एक बहुमंजिला इमारत या यहाँ तक कि एक गगनचुंबी इमारत भी बना सकेंगे। लेकिन अब, अपने बालों को धीरे से सहलाते हुए, उसने उन्हें अपनी उंगलियों के चारों ओर घुमाया। उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे सुलझाना बाकी था। दस्तक दस्तक, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, रेनली की सुस्त आवाज अंदर से आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी सोकर उठी हो। जब तांग युक्सिन अंदर आई तो उसने रेनली को जिम्हाई लेते हुए देखा। स्पष्ट रूप से वह भी अभी सोकर उठी थी। तुम यहाँ हो? अपनी माँ से मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। और तुम्हारे छोटे भाई से भी। वो आजकल बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, बिल्कुल भी शरारत नहीं करता। वह अभी भ्रूण ही है। तांग युक्सिन ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को मुश्किल से दबाया। उसे सच में लग रहा था कि रेनली की बुद्धि अब नकारात्मक दिशा में जा रही है। रेनली का चेहरा मातृत्व प्रेम से दमक उठा। मुझे पता है, लेकिन उसके अपने भाव तो हैं ही। अगर माँ खुश नहीं है तो वह निश्चित रूप से इसे महसूस कर सकता है। तांग युक्सिन चलकर आई, एक कुर्सी खींची और बैठ गई। फिर उसने अपना बैग उतारा और उसमें से एक कांच की बोतल निकाली। वह बोतल छोटी छोटी कैंडी जैसी चीजों से भरी हुई थी। यह क्या है? रेनली ने तुरंत बोतल उठाए और उसे अपने हाथ में हिलाया। ये आपके लिए है, आप जैसी अधिक उम्र की गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त है, प्रतिदिन एक बार खाएं। तांग युक्सिन के बोलते ही रेनली ने बोतल खोली और उसमें से एक गोली निकालकर अपने मुंह में डाल ली। तांग युक्सिन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुमने इसके औषधीय गुणों के बारे में पूछे बिना ही इसे खा लिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैंने इसमें जहर मिला दिया होगा? क्या तुम ऐसा करोगी? रेनली ने अपने हाथ में बोतल हिलाई। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रही थी। क्या उसका दिल बहुत बड़ा था, या वह दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी? नहीं। तांग युक्सिन ने रेनली के पेट पर नजर डाली। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। यहाँ इतनी दवा है कि तुम्हारे बच्चे के जन्म तक चलेगी। निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जैसे ही तुम मेरे भाई को जन्म दोगी, मैं तुम्हारी और मेरे भाई दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। अपने भाई की खातिर वह रेनली को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। यह दवा चेन परिवार के पुराने नुस्खों में से एक थी। चेन झोंग ने एक बार इसे एक गर्भवती बुजुर्ग महिला को दिया था और सुनिश्चित किया था कि उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि इस दवा को तैयार करना मुश्किल था। रेनली की शादी उसके पिता से होने के क्षण से ही तांग युक्सिन इस दवा को तैयार कर रही थी। सौभाग्य से उसका भाई रास्ते में था और दवा तैयार थी। रेनली ने दराज खोली और दवा अंदर रख दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को सुरक्षित जन्म दूंगी। रेनली की इस जीवन में एक ही ख्वाहिश थी, एक बच्चा। तांग युक्सिन उसकी सुरक्षा का आश्वासन दे या न दे, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह उस बच्चे को जन्म देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तांग युक्सिन वहीं बैठी रही और चुपचाप रेनली को देखती रही। रेनली ने कंबल को किनारे से थोड़ा सा ठीक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे थोड़ी असहजता महसूस होने लगी। ठीक है, मुझे घूरना बंद करो, ये अजीब लग रहा है। क्या पूछना चाहते हो? उसने अपनी बांह खुजलाई। उसे इस तरह की खामोशी सबसे ज्यादा नापसंद थी, जहां कुछ कहा नहीं जाता था और बस गहरी, डरावनी आंखों से घूरा जाता था, जिससे सिर में झंझनाहट होती थी और रोंगटे खड़े हो जाते थे। ठीक है, तांग युक्सिन ने जवाब दिया। वह उसके ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको किंगडॉन के भविष्य के विकास के बारे में जानकारी है? वह सीधे मुद्दे पर आए। वह जानना चाहती थी कि क्या रेनली भी उसकी तरह पुनर्जन्म है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था, क्योंकि उसके व्यवहार से जीवन भर के कष्टों का कोई आभास नहीं होता था। हालांकि ऐसा लगता था कि वह बहुत कुछ जानती है। रेनली ने अपने पेट पर कंबल ओढ़ लिया। उसे डर था कि उसके प्यारे बेटे को सर्दी न लग जाए।
और तांग युक्सिन उसे याद दिलाना चाहती थी कि वह अभी सिर्फ एक भ्रूण है और कुछ नहीं समझता। लेकिन तांग युक्सिन कुछ नहीं बोली। वह इंतजार कर रही थी, रेन ली के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मुझे पता था कि मैं ये राज दूसरों से छिपा सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। इसीलिए तो तुम्हारे सहपाठी तुम्हें टैंग द मॉन्स्टर कहते हैं। तुम सचमुच एक छोटी शैतान हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने चुनौती भरे अंदाज में अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े, उसका एक ऐसा रूप जो तांग युक्सिन ने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, उसने स्वीकार किया, मुझे किंगडॉन में होने वाले भावी निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी है, और मुझे ये भी पता है कि किंगडॉन का कौन सा हिस्सा मुख्य शहरी क्षेत्र बनेगा। तांग युक्सिन की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। क्या वह उसे यह बताने की हद तक जाएगी कि ऐसा उसके पुनर्जन्म के कारण हुआ था? शायद आपको यह उम्मीद नहीं थी। रेन ली ने अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा कि कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसने आह भरी, उसके होठों के कोने यादों की एक झलक के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि यह खुशी नहीं थी, न ही ये आनंद की अनुभूति थी। दरअसल मैं एक तरह से तुम्हारे जैसा ही हूं, बस फर्क इतना है कि तुम ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास एक ऐसा पिता है जो तुमसे प्यार करता है। युक्सिन ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी थी। रेन ली ने सहजता से मुस्कुरा दिया। अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न रहा हो, उसने फिर भी खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। खुद को याद करने के लिए मजबूर किया। मैं बीजिंग से हूँ और मेरी एक जुड़वां बहन थी, उसने युक्सिन की आंखों में एक अटूट मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, फिर भी उसकी यादें दर्द से भरी हुई प्रतीत हो रही थीं। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते थे। शायद इसका कारण ये था कि मेरा जन्म मुझसे पहले हुआ था, या शायद मैं स्वभाव से ही ज्यादा दबंग थी। मैं हमेशा से ही अपनी बात मनवाने वाली थी। लेकिन मेरी बहन अलग थी। हम जुड़वां थीं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उसने कुछ पल के लिए रुककर, मानो कुछ याद करते हुए, अपनी कहानी फिर से शुरू की। मैं अभी कहाँ रुका था? दबंग, तांग युक्सिन ने उसे याद दिलाया। बिल्कुल सही, दबंग। रेन ली ने खुद को अधिक आरामदायक स्थिति में समायोजित किया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी लंबी थी, एक महिला के पूरे 35 साल के जीवन के बारे में। बहुत से लोग 35 साल की उम्र तक भी नहीं जी पाते, जैसे कि तांग युक्सिन अपने पिछले जन्म में। इसलिए इसे जीवन भर की कहानी कहना भी ठीक रहेगा। लेकिन कहानी संक्षिप्त भी थी। यह महज कुछ वाक्यों की थी, और इसमें एक महिला के जीवन के पिछले 35 वर्षों का वर्णन था। रेन ली और रेन्ना जुड़वां बहनें थीं। जैसा कि रेन ली ने खुद कहा था, उनका दबंग स्वभाव उनकी मां के गर्भ में होने के समय से ही स्पष्ट था। जन्म के समय रेनली का वजन रेन्ना से कम 2 पाउंड अधिक था। ऐसा लगता है कि रेनली ने गर्भ में ही सारे पोषक तत्व सोख लिए थे। इसी वजह से जन्म के समय वह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, जबकि रेन्ना पोषक तत्वों की कमी के कारण बेहद कमजोर थी। परिणामस्वरूप वह अक्सर बीमार रहती थी। क्योंकि उनकी बेटी बीमार रहती थी, इसलिए उनके माता पिता अपना सारा प्यार रेन्ना पर लुटाते थे। उन्हें लगता था कि रेनली ही उनकी बेटी की खराब सेहत के लिए जिम्मेदार है। अपने पूरे जीवन में उसे उपेक्षा, उदासीनता और यहाँ तक कि आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। फिर भी स्वभाव से दबंग होने के कारण, देखभाल की कमी के बावजूद वह स्वस्थ और मजबूत पली बढ़ी। वह कभी बीमार नहीं पड़ी, जबकि रेन्ना, एक लाड़ प्यार से पली लड़की, छोटी छोटी बीमारियों के कारण हमेशा खतरे में रहती थी। वह मानो किसी राजसी महल में कैद राजकुमारी की तरह थी, जहां स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और धूप की कमी के अलावा कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रेनली धूप में पली बड़ी, एक बिंदास लड़की। बचपन से ही उसकी देखभाल सिर्फ उसका बड़ा भाई ही करता था। उसके बिना छोटी रेनली को शायद पेट भर खाना भी न मिलता। रेन्ना का पालन पोषण उसके माता पिता ने किया, लेकिन रेनली का पालन पोषण उसके बड़े भाई ने किया। जैसे जैसे बहनें बड़ी होती गईं, उनके व्यक्तित्व और रूप रंग में बहुत अंतर आ गया। अगर किसी ने इस बात का खुलासा न किया होता, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वे बहनें हैं। जुड़वां होना तो दूर की बात है। बड़ी बहन चंचल और प्यारी थी, जबकि छोटी बहन जियांगनान की परी जैसी लगती थी। बड़ी बहन सहज थी, जबकि छोटी बहन हमेशा सलीके से काम करती थी। फिर भी लोग छोटी बहन को थोड़ा ज्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उसे व्यवहार करना आता था, चतुराई से काम लेना आता था और लोगों से मीठी मीठी बातें करना आता था। लेकिन बड़ी बहन वैसी नहीं थी। वह सीधी सादी थी और लोगों को खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें नहीं करती थी। उसे सच बोलना पसंद था, और बचपन से ही ऐसा था। तो सच का क्या? लोग आमतौर पर इसे सुनना नहीं चाहते।
उन्हें झूठ पसंद है, भला कौन सच सुनना चाहेगा या उसे पसंद करेगा। लेकिन बड़ी बहन को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी। वह ग्रीनहाउस में खिलने वाला फूल नहीं थी। वह तो बस लॉन में उगने वाली एक जंगली घास थी, जो अपनी जीवंतता और जीवन शक्ति से प्रकृति की मार झेलते हुए दुनिया को चुनौती दे रही थी। आखिरकार दोनों बड़ी हो गईं और दोनों को पहली बार प्यार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से दोनों बहनें एक ही आदमी से प्यार कर बैठीं, जो उनके पिता के दोस्त का बेटा था। लेकिन वह आदमी बड़ी बहन से नहीं, बल्कि छोटी बहन से प्यार करता था। दोनों की सगाई भी हो गई थी। हालांकि शादी से पहले कुछ ऐसा हुआ कि छोटी बहन चली गई। वह चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वह आदमी उदास और व्यथित था। अंत में बड़ी बहन से और सहन नहीं हो सका। वह अपने दिल की तड़प, प्रेम की पीड़ा को रोक नहीं पाए और इसलिए उसने उस आदमी के साथ रहने का फैसला किया। वह 10 साल तक उस आदमी के साथ रही, उसके सबसे कठिन समय में उसका साथ देती रही। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रही। जब उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया तो वह सुबह जल्दी उठती और देर से सोती थी। उसने कभी खुद को औरत या इंसान भी नहीं समझा। वह खुद को एक मशीन की तरह देखती थी, जिसका एकमात्र काम उस आदमी का बोझ हल्का करना था। इस तरह के जीवन ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। उसने अपने शरीर और ऊर्जा पर अत्यधिक दबाव डाला, जिसके कारण 35 वर्ष की आयु तक वह बूढ़ी हो चुकी थी। संतानहीनता के कारण दंपति के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। आखिरकार सब कहते हैं कि संतानहीन होना एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकी। फिर उसकी बहन वापस आई, जो अब एक प्रसिद्ध संगीतकार थी। जन्म के समय बड़ी बहन ने छोटी बहन से सारे पोषक तत्व छीन लिए थे और 35 साल की उम्र में छोटी वाली ने मानो अपनी सारी जवानी वापस पाली हो। एक महिला जीवन की कठिनाइयों के कारण बूढ़ी हो गई, जबकि दूसरी संगीत के परिष्कार और कुछ वर्षों के सावधानीपूर्वक जीवन जीने के कारण सुंदर, सुरुचिपूर्ण और सभी पुरुषों के लिए मोहक बन गई। बेशक इसमें उसकी बहन का पति भी शामिल था। वह रात में बाहर घूमने लगा, अपनी दिखावट का ज्यादा ध्यान रखने लगा, बेहतर कपड़े पहनने लगा और अधिक सभ्य हो गया। मेरी बहन के पति ने मेरी छोटी बहन के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर लिया है, और तो और मेरी छोटी बहन अब गर्भवती भी है। ऐसे में मुझ जैसी निकम्मी मुर्गी के यहाँ रहने का क्या मतलब है। लेकिन मुझे, बड़ी बहन को, सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता है कि मेरी छोटी बहन ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है, गुपचुप तरीके से एक बच्चे को जन्म दिया है, बल्कि हमारे माता पिता के रवैये से भी। इस समय भी वे यही सोचते हैं कि मेरी छोटी बहन सही है, कि वह बस वही वापस ले रही है जो शुरू से ही उसका हक था। बाद में मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। मैं किंगॉन चली गई। एक दिन नशे की हालत में मैं एक इमारत से गिर गई और लगभग एक आदमी को कुचलते कुचलते बची। कुछ ही समय बाद वही आदमी मेरा पति बन गया। अब मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? रेन ली ने तांग युक्सिन से पूछा, जिसकी बचपन की असाधारण बुद्धिमत्ता ने गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। हाँ, मैं समझ गई, तांग युक्सिन ने सिर हिलाते हुए कहा। आपने मेरे पिता को चुना, और बिल्कुल सही। मेरे पिता भले ही बाहरी रूप से सुंदर न हो, लेकिन वे आंतरिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं। रेन ली की आंखें तन गईं। उसकी अपनी बेटी अपने पिता के बारे में इस तरह कैसे बोल सकती है? अगर तांग जिनियन को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। वह सुंदर, तंदुरुस्त और वरदानों से परिपूर्ण है। वरना तांग युक्सिन जैसी नन्ही सी बच्ची उन्हें कैसे मिल सकती थी? वह नन्ही शरारती बच्ची न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद चतुर भी थी। लेकिन एक बात आपने स्पष्ट नहीं की, तांग युक्सिन ने एक अनसुलझे सवाल के साथ कहा। आपको किंगॉन के प्रांतीय नियोजन मानचित्र के बारे में कैसे पता चला? वाह, तो रेनली ने हाथ बढ़ाकर तांग युक्सिन के चेहरे को एक बार फिर चुटकी से दबाया। उसकी त्वचा तोफू की तरह कोमल थी, छूने में बहुत ही सुखद। वह चाहती थी कि उसका बेटा भी अपनी बड़ी बहन की तरह दिखे, बचपन से ही आकर्षक और सुंदर पुरुष बने। मैंने किंगॉन का शहरी नियोजन मानचित्र देखा है। मुझसे यह मत पूछो कि मुझे कैसे पता, मुझे बस पता है, और मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। और इतना कहते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आवाज गंभीर हो गई। मैं अभी उसके लिए योजना बना रही हूँ, उसने पेट सहलाते हुए फुसफुसाया। वह मेरा बेटा है। मैं उसे किसी के हाथों परेशान नहीं होने दे सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि उस आदमी और उस औरत के बेटे द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए मैं अभी से उसके लिए विरासत तैयार कर रही हूँ, ताकि कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत न करे। उसे परेशान करना तो दूर की बात है।
मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? तांग युक्सिन ने अपने अजन्मे भाई की रक्षा करने का वादा किया। अगर किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वह उनसे लड़ेगी, उन्हें जहर देगी, उनके पूरे परिवार को जहर देगी। चिंता मत करो, रेन ली हंसते हुए बोली, तुम्हारे साथ होने से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तो आपको पूरा यकीन है कि मैं नाम कमा लूंगी? तांग युक्सिन को अब यकीन हो गया था कि रेन ली का कोई आकस्मिक पुनर्जन्म नहीं हुआ था, न ही वह दोबारा जन्मी थी। वह महज एक साधारण इंसान थी। क्या उसमें भविष्य बताने की प्रतिभा हो सकती है? रेन ली सीधी होकर बैठ गई, उसे एहसास हुआ कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं। तभी किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके पैर की मालिश की। कुछ देर बाद ही उसके पैरों को काफी आराम मिला, इतना कि उसने राहत की सांस ली। मुझ पर भरोसा रखो, रेन ली ने आंखें बंद कर ली और उसे नींद आने लगी। ठीक है, तांग युक्सिन ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। उसकी आवाज किसी लोरी की प्रस्तावना जैसी थी जो किसी को भी झटपट सुला सकती थी और फिर मीठे सपनों की दुनिया में ले जा सकती थी। इस दुनिया में कोई भी अच्छे डॉक्टर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। जीवन अनमोल है और हर कोई मृत्यु से डरता है। एक बार जब आप अपनी अनूठी खूबियों के दम पर एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन जाते हैं तो कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करता। किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। वह कुछ बुदबुदाती रही, आधी खुद से आधी किसी और से। क्या वह अंत में खुद से बात कर रही थी या किसी और से? वह जल्द ही सो गई। उसकी आंखों में अब बीते समय के आक्रोश की झलक नहीं थी। इसके बजाय उनमें एक नई कोमलता झलक रही थी। समय ने उसकी बेचैनी को मिटा दिया था, उसे शांत स्वभाव प्रदान किया था और साथ ही उसके शुरुआती संकल्प को भी चकनाचूर कर दिया था। अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी क्योंकि वे उसके साथ थे। तांग युक्सिन ने कंबल को रेनली की ठुड्डी तक खींच दिया और सचमुच रेनली गहरी नींद में सो रही थी। बस उसकी शांत सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी जो उसके हृदय की शांति को दर्शा रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे से खुल गया। तांग जिनियन दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। वो सो रही है ना? हाँ, वो थक गई थी और जल्दी सो गई। तांग युक्सिन उठ खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, पापा, मैं अब घर जा रही हूँ। आपको मेरी बहन और भाई का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बहन और भाई? तांग जिनियन अपनी बेटी के शब्दों से कुछ हद तक उलझन में पड़ गया। लेकिन अगर शेनली सहमत हो जाती है और तांग युक्सिन को ये पसंद आता है तो वह उन्हें रहने देगा। वह बैठ गया और धीरे से अपना हाथ अपनी पत्नी के माथे पर रख दिया। तभी उसे पति होने का एहसास होने लगा, एक ऐसा एहसास जो संग जिलान ने उसे कभी नहीं दिया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि संग जिलान ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है तो वह उसकी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन 40 साल की उम्र में तांग जिनियन को आखिरकार सच्चे प्यार का एहसास हुआ। इस समय उसकी आंखों में केवल स्नेह था और वह सारा स्नेह रेनली के लिए था। जब रेनली की नींद खुली तो उसने देखा कि तांग जिनियन बिस्तर के पास झपकी ले रहा है। उसे डर था कि रेनली को नींद नहीं आएगी, इसलिए वह बड़ा आदमी सिकुड़कर जमीन पर सो गया। रेनली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले तो वह उसे जगाना चाहती थी। अगर वह इस तरह सोता रहा तो उसे असहज महसूस होगा और उसे सर्दी भी लग सकती है। लेकिन किसी कारणवश उसने अपना हाथ तांग जिनियन की आंखों पर रख दिया। उस पल उसका दिल खुशी से भर गया और उसकी आंखों में बिना किसी कारण के जलन होने लगी, उसकी नाक में झुनझुनी होने लगी। पल भर में उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई। शायद गर्भवती महिला के लिए ऐसा ही रहा होगा, जिसकी संवेदनशीलता बढ़ गई थी और उसे तीव्र चिंता हो रही थी। खिड़की से छनकर आती नर्म धूप उन पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। इससे एक शांत और सुंदर वातावरण बन गया था, मानो समय थम गया हो। शायद जिंदगी किसी पुरुष के पीछे अंतहीन भागने के बारे में नहीं है, जैसा कि वह पहले सोचती थी। चाहे वह कितनी भी बहादुर, कितनी भी दृढ़ निश्चयी क्यों न हो, इस सफर में उसका सारा प्रयास, समय और भावनाएं व्यर्थ ही खर्च हो जाएंगी। और अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब वह रुकी तभी उसे जीवन के अनेक चमत्कारों का ज्ञान हुआ। अगर वह बहुत तेज दौड़ती तो वह इन चमत्कारों से वंचित रह जाती। जब उसने अपनी गति धीमी की तभी वह ये समझ पाई कि क्या अच्छा है, क्या सही है और उसे वास्तव में क्या चाहिए।